देखिए, अब तक हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जितना पढ़ चुके हैं विदेशी आक्रमण, चाहे आपके सिकंदर से लेकर के शक, हूण, कुषाणु तक, और उनके सामने हम आपके पूरे दक्षिण भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास के राजवंश और उत्तर भारत के सभी पढ़ चुके हैं। मौर्य हो, गुप्त हो, वर्धन हो, चाहे आपके दक्षिण भारत में चोल चालुक्य या आपके त्रिपक्षीय संघर्ष हो, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, वो सब पढ़ चुके हैं। और इतिहास के हिसाब से ये हो गया आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और लेसन के हिसाब से हो गया आपका लेसन नंबर 2। इसमें देखिए, संघर्षकालीन भारतीय इतिहास इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहां से संघर्ष स्टार्ट होगा जो आजादी तक चलता रहेगा। अब ऐसा एक टाइम पीरियड आ रहा है भारत में जिसमें विदेशी आक्रमण कंटिन्यू चलते रहेंगे। आपके अरबों से लेकर के अंग्रेजों के आक्रमण है जो आपके आधुनिक में चला जाएगा। बाद में ये आपका लेसन नंबर 3 होगा। संघर्षकालीन भारतीय जो इतिहास है उसका संघर्ष स्टार्ट होता है आपके 1206 ईस्वी से लेकर के। इससे पहले देखो, तुरंत हमने जैसे ही प्राचीन भारतीय इतिहास का टाइम है वो पूरा किया, उसके जस्ट बाद में हरमान दिलखुश, ओके, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसमें तुरंत बाद में हम क्या स्थिति थी उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपने 9th क्लास में थोड़ा तो पढ़ा है, थोड़ा हम उससे जोड़ देंगे ताकि आपको समझने में है वो सरलता रहे। इतिहास सब्जेक्ट के प्रॉपर स्टूडेंट हैं वो भी इसको ठीक से देखें। देखिए, भारत की स्थिति जो मध्यकाल में प्रवेश करते हैं उस समय थोड़ी ठीक नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय कोई ऐसा एक सशक्त राजवंश नहीं था जो संपूर्ण भारत के ऊपर एक छत्र शासन कर रहा हो, कोई राजवंश नहीं था। तो आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका अरब आक्रमण, यानी अरबों ने आक्रमण किया। अरब आक्रमण देखिए, एक तो करते हैं 636 ईस्वी में आपके सिंध व भड़ोच वाले क्षेत्र पर, जो क्या रहा, असफल रहा। दूसरा अटैक आपने भी पढ़ा होगा जीके में, विस्तार से नहीं पढ़ा तो जीके में सुना ही होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ये अटैक करता है 712 ईस्वी में और आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। ये देखिए, पहला आक्रमणकारी है किसका, अरबों का। पहला अरबी आक्रमणकारी कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। ये अटैक करता आपके सिंध गुजरात वाले क्षेत्र में, यानी इसके आगे वाले जो वर्तमान का पाकिस्तान आता है वो तो उस समय भारतीय था। यहाँ वाले क्षेत्र के अंदर जो शासक था उस राजा का नाम था राजा धाहिर। कुछ किताबों में राजा धाहिर सेन भी मिलता है, एक ही बात है, धाहिर सेन लिख देते हैं। राजा धाहिर सेन इस समय सिंध प्रांत के शासक होते हैं। अटैक किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। देखिए, अरबी है वो ऐसे इससे पहले भी भारत में आ रहे थे, लेकिन वो केवल व्यापारी बनकर आ रहे थे। व्यापारियों ने अचानक यहाँ पर साम्राज्य विस्तार क्यों करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बार ऐसा माना जाता है कि दाहिर सेन के सैनिकों और अरबी व्यापारियों के बीच में समुद्री जहाज को लेकर के, बेड़े को लेकर के संघर्ष हो गया था। इसलिए ये जो अरबी हैं, इनकी जो मेन गद्दी या मेन लीडरशिप होती थी वो होती थी बगदाद, इराक से। वर्तमान का जो इराक उसकी राजधानी बगदाद है, वहाँ से होती थी। तो वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम है ये सेनापति के रूप में अटैक करता है सिंध प्रांत पर, जो आपका बंदरगाह वाले क्षेत्र में है। दाहिर सेन यहाँ के शासक हैं। एक देखिए, यहाँ पर आपका ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है चचनामा।
गुड मॉर्निंग, लेट ना जुड़े, थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा। हाँ चलिए कंटिन्यू। चचनामा है वो आपको इसका ज्यादा याद नहीं रखना, चचनामा याद रख लो। अली अहमद हैं वो इसके राइटर हैं, और अली अहमद के चचनामा के अनुसार हमें, और एक इतिहासकार हैं बाबा धूरी, प्रॉपर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनको ही जानकारी के स्रोत याद रखने हैं। 10th वाले नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। चचनामा जो एक अरबी अपने को बुक मिली है, उसके राइटर थे अली अहमद। इतिहासकार बाबा धूरी के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के मध्य जो युद्ध हुआ है वो बहुत ही भयंकर युद्ध माना गया है, कि इसमें राजा दाहिर सेन ने बहुत ही निडरता से सामना किया। इतना ही नहीं, इस राजा दाहिर सेन की रानी थी जिसका नाम था रानी बाई। ऐसा माना जाता है कि रानी बाई ने भी राजा दाहिर सेन के साथ मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का सामना किया था। कक्षा 12th के हिस्ट्री बुक के अनुसार यहाँ पर माना जाता है कि सिंध प्रांत के लोगों के, या जो राजा दाहिर सेन के सेना थी, उसका एक विश्वास था कि जो यहाँ मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, पताका बोलते हैं उसको, ये जब तक लहरा रही है तब तक सिंध प्रांत सुरक्षित है। लेकिन किसी को ये पता चल गया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस पताका को तोड़ दिया, तो राजा दाहिर की सेना है वो यहाँ पर डिमोटिव हो जाती है। आपकी बुक के अनुसार संयोगवश क्या लगा, एक तीर आकर के राजा दाहिर सेन के सीने में लगा। राजा दाहिर सेन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो ये था आपका अरब आक्रमण। इसमें बाद में वो आगे की बात है, इसकी लड़कियों को वो यहाँ से बंदी बना कर लेकर जाता है, इराक बगदाद के सुल्तान को वो सौंपता है, वहाँ पर अपन को नहीं जाना। ये अरब आक्रमण था। तो यानी भारत है ये मध्यकालीन टाइम के से समय समय पर अनेक आक्रमण है वो झेलता रहा है, फिर भी इसने सफलतापूर्वक इसका सामना किया है। आगे देखो कौन आता है, आगे आता है आपका गजनी। ये इसको गजनवी बोलते हैं। मोहम्मद गजनवी जो 1000 ईस्वी से लेकर के और 1017 ईस्वी तक इसने लगातार भारत पर 17 आक्रमण किए। मोहम्मद गजनवी ये गजनी का शासक है। गजनी काबुल अफगान वाले क्षेत्र में है, यानी वर्तमान का जो अफगानिस्तान जिसको हम कहते हैं, वहाँ गजनी काबुल क्षेत्र है। वहाँ का ये मोहम्मद गजनवी था जिसने 1000 ईस्वी से लेकर 1017 ईस्वी तक लगातार अटैक किए हैं, और इसी ने ही सोमनाथ का मंदिर लूटा था। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के जो मूर्तियां थी उनको तोड़ करके इसने बेच दिया, चूने में पानी में डाल दिया। वो जो है कि मंदिर तोड़ा, बस नीति यह है। देखिए, अरब आक्रमण हो या तुर्क आक्रमण हो, इनका उद्देश्य अब तक साम्राज्य विस्तार नहीं है, इनका है लूटना। भारत से अतुल धन संपदा को लूटना इनका उद्देश्य बन जाता है। अगला देखिए, जो अब अरबियों में आपको इतना ही याद रखना है। यहां तक आपके क्लियर है तो एक बार आप ओके बोलें ताकि आगे चलें, क्योंकि इसके बावजूद भी बहुत अटैक हुए हैं, इसके बावजूद भी भारत ने क्या किया है, यहाँ पर लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया है, और यही संघर्ष क्या रहा है भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन का स्वरूप रहा है। ओके ओके ओके, सभी के लिए ओके, तो ठीक है। अब देखिए, ये अरब आक्रमण थे, तो इसमें छोटा प्रश्न यही बनता है कई बार जीके लेवल का, कि पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था, भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, जो भी है गजनवी ने, सोमेश्वर जो। अब देखिए, आते हैं आपके तुर्क आक्रमण स्टार्ट होते हैं, और यहाँ से अपना प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट होता है। अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इससे बाहर जाकर बहुत कम कोशिश करूंगा मैं। तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण में देखिए, तुर्क मतलब क्या होंगे, आपके अफगान वाले क्षेत्र के, और यहाँ पर जो आपका
गजनी क्षेत्र है और इस गजनी क्षेत्र में ध्यान दें, यहाँ इस समय शासन कर रहे थे, उनका नाम था, एक का नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद और एक का नाम था शहाबुद्दीन। मोहम्मद गोरी। इनसे पहले जो इनका वंशज था वो था सुबक्तगीन गौर, क्योंकि ये गौर राजवंश से हैं। मुस्लिम एक प्रजाति है जो वर्तमान में भी गौर होते हैं। सुबक्तगीन गौर है, वो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है। इससे अपन को कोई मतलब नहीं रखना है। समझने के लिए अब तक आपके सिलेबस में बहुत कम जा रहे हैं हम, पीछे का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा शांति से हर बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा। पूरा मध्यकालीन इतिहास का स्ट्रक्चर आपके खड़ा किया गया है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें। गयासुद्दीन मोहम्मद और शहाबुद्दीन मोहम्मद ये दो भाई थे। सुबक्तगीन है वो आपका प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है। ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन मोहम्मद ने भी आक्रमण किए हैं, सुबक्तगीन में भी आपके इसी क्षेत्र पे, सिंध प्रांत, गुजरात प्रांत और आपके लाहौर वाले क्षेत्र में इसने क्या किया है, अटैक किया है। अंतिम रूप से आपने 9th में पढ़ लिया था मोहम्मद गोरी, ये वही मोहम्मद गोरी है बेटा, ये वही मोहम्मद गोरी है जो आपने 9th में पढ़ा है। या इसके अलावा भी आपने सुना है कि आपके अजमेर के चौहान वंश के इस समय राजा थे पृथ्वीराज चौहान, या जिसको हम कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय, वो इस समय इनसे सामना करते हैं। ये वही हिस्ट्री है, कोई नई बात नहीं है इसमें। एक मिनट, तो आपने अगर 9th वाला आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप कमेंट करें कि हाँ सर हमने 9th वाला पढ़ रखा है, या आपके 12 बजी हुई हैं, थोड़ा सा वो कमेंट करके बताएं मेरे को। कि आपको मोहम्मद गोरी वाली हिस्ट्री याद है या नहीं है। ओके, यस यस सर, पढ़ा हुआ है तो ठीक है, ठीक है। क्यों अपन टाइम खराब नहीं हो, क्योंकि फिर उसमें फंस जाएंगे तो पूरा एक लेक्चर तो उसका ही बन जाएगा। तो देखिए हम तुर्क आक्रमणकारियों से स्टार्ट कर देते हैं आपके, कि मोहम्मद गोरी है वो अटैक, इसके भी माने जाते हैं कि लगभग इसने भी 16, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें आपके राजा जयपाल भी इसका सामना करते हैं। और ये मालवा वाले क्षेत्र पे, पंजाब वाले क्षेत्र पे, मुल्तान वाले क्षेत्र पे, और अंत में आ गया आपके अजमेर वाले क्षेत्र पे। अजमेर में इस समय जो शासक थे वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान, जो आपके चौहान वंश के हैं, पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के चौहान हैं वो आपको 9th में पढ़ा दिए जाते हैं, 10th में केवल आपको इतना याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान से अटैक हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने, आपको ये भी याद रखना है कि 2 युद्ध लड़े हैं, जो 1191 में आपका है तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरा है आपका इसी के 1 वर्ष बाद में, ये आपने 9th में शायद पढ़ लिया है, तराइन का द्वितीय युद्ध। यहां तक क्लियर। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हैं वो आपके मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं, और मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से बंदी बना करके गजनी ले जाता है। तो इसी का दरबारी कवि चंद्रवरदाई भी इसी के साथ जाता है, वो आप सबने पढ़ रखा है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर खड़े हो कौन, गोरी मत चूखी चौहान।
ये पंक्ति भी चंद्रवरदाई की, पृथ्वीराज रासो की बहुत फेमस रही है। तो ये अंधे होकर के भी ये मार सकते थे, वो सब है, आपने पढ़ रखा है। देखिए जब गौरी आता है तो बस यहां तक मेरा उद्देश्य था आपको पीछे से जोड़ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपका बैकग्राउंड क्लियर करना, फाउंडेशन आपका अगर मजबूत है तो आपका दूसरा चैप्टर है वो पूरा उस फाउंडेशन पे खड़ा हो जाएगा। तो देखिए इस पे हम कोशिश करते हैं कि जो गौरी है ये अटैक करता है और इसके साथ आता है, वो आता है आपका सेनापति के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गौरी का गुलाम था, महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गौरी का गुलाम है, क्योंकि गौरी क्या था, निसंतान था, गौरी के कोई संतान नहीं थी। तो यहां पर तुर्कों में गुलाम रखने की प्रथा का प्रचलन था, ये गुलाम रखते थे। तो गुलाम पुत्र कौन था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका, गौरी का, जो इनका सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था, बहुत ही सशक्त व्यक्ति था, इसी के दम पर इसने युद्ध जीता था। अब आपने पृथ्वीराज चौहान के इतिहास में यह भी पढ़ा है कि संयोगिता वाली कहानी भी, जिसमें क्या होता है, जयचंद के द्वारा अटैक करवाया जाता है। तो देखिए जो पृथ्वीराज को यहां से बंदी बनाने के बाद में आपका 1194 में इस गौरी की सेना के द्वारा चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में जयचंद को भी मार दिया जाता है और चंदावर वाले क्षेत्र पे भी इनका अधिकार हो जाता है। देखिए इस समय चौहानों की अगर बात करें तो दिल्ली सेंटर पे केवल अधिकार चौहानों का होता था और दिल्ली राजधानी कम थी, ज्यादातर राजधानी अजमेर के रूप में यूज कर रहे थे। गौरी को यहां से वापस जाना पड़ता है क्योंकि इसका पीछे से इसका भाई गयासुद्दीन, जो गौरी मैंने आपको बताया था, माना जाता है या तो उसके समय यहां पर गृह युद्ध हो गया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पीछे से गयासुद्दीन गौरी की डेथ हो गई। तो अब गौरी को वापस अपने वाले गजनी वाले क्षेत्र पे अधिकार करने के लिए या उस पे शासन करने के लिए इसने, गौरी ने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया और वापस गजनी खुद गौरी लौट गया। तो यानी ये गुलाम शासक है। तो ये देखिए 1192 मान लो या 94 मान लो, क्योंकि चंदावर मान लो या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध मान लो, इससे लेकर के 1206 ईस्वी तक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में शासन करता है, सॉरी भारत में शासन करता है। राजधानी होती है इनकी लाहौर। अब तक इनका केंद्र क्या है, लाहौर केंद्र है। और ये शासन आपके मुल्तान, पंजाब वाले क्षेत्र, सिंध वाले क्षेत्र, अजमेर वाले क्षेत्र, चंदावर और कुछ दिल्ली के भागों में यहाँ तक अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। और प्रतिनिधि कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। मूल रूप से शासक कौन है, आपका महमूद गौरी। यानी वैसे देखा जाए तो सेंटर कहाँ रहेगा, आपका गजनी रहेगा। यानी यहाँ का शासन कहाँ से संचालित हो रहा है, गजनी से। संचालक मुख्य रूप से यहाँ कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर से इसका संचालन कर रहा है। और इसका मेन सेंटर गजनी में गौरी है। 1206 में ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। अब देखिए जो मैंने आपको पंक्ति सुनाई थी 4 बांस वाली, वो चंद्रवरदाई की, उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान है वो उनको उसी समय अपने जो शब्द वेदी बाण है उनसे गौरी को मार देते हैं। वो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई का मानना है। और हम इसको यहाँ कंटिन्यू अपने सल्तनत काल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ ही चल रहे हैं। तो 1206 में माना गया है कि गौरी की मृत्यु होने के बाद में ये क्या हो गया, गुलाम है जो स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र होकर के गौरी की डेथ होने के बाद में गजनी से क्या हो गए, हम आज़ाद हो गए। गजनी से अपन को कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गौरी का गुलाम था। और ये क्या करता है फिर 1206 में कि हम भाई गौरी के गुलाम थे, इसलिए हम किस वंश की स्थापना कर रहे हैं, गुलाम वंश की स्थापना कर रहे हैं। तो 1206 में पहला जो वंश आता है वो आपका आता है गुलाम वंश।
और यहीं से आपके संघर्षकालीन भारत में पहला ही जो आपका बिंदु बन जाता है वो बन जाता है सल्तनत काल। आपका जो मौर्य काल, गुप्त काल है, वैसे ही सल्तनत काल या सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास, जिसमें पहला वंश आता है आपका गुलाम वंश। यहां तक सबके क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, क्लियर, ठीक है, ठीक है। देखिए, जो गुलाम वंश है ये आपका 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चलता है, इसी सल्तनत काल में। सल्तनत काल है, इसमें 5 राजवंश शासन करेंगे। तो आपके सल्तनत काल में कितने राजवंश आते हैं? 5 राजवंश आते हैं। 5 राजवंशों में 1290 तक कौन करता है? आपका गुलाम वंश। दूसरा आपका राजवंश आएगा, वो आएगा आपका खिलजी वंश। तो इन बातों से आप थोड़े थोड़े जानकार हैं, इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी बात, जानकारी के स्रोत पूर्ण है बाय डेट, तो इसको पढ़ने में और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। दूसरा खिलजी वंश आता है, और खिलजी वंश ध्यान दें, आपने ये पढ़ रखा है कि आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो आपकी फिल्म आई थी वही, और अलाउद्दीन खिलजी 1290 से, यानी सॉरी, खिलजी वंश है 1290 से आपका 1320 ईस्वी तक है, समझे? तो इसमें आपके खिलजी वंश में मुख्यतः शासक आपका रहता है, वो रहता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी है, वो आपको हमीरदेव चौहान से दोनों लड़ेंगे। देखिए, गुलाम के जो वंश के संस्थापक थे, वैसे तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन इनका पिता कौन है? गोरी। गोरी तो लड़ता है अजमेर के चौहानों से। बाद में दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, वो लड़ता है आपके रणथंभौर वाले क्षेत्र के जो चौहान है उनसे। वहां के चौहानों में आपका आएगा आपका जो हमीरदेव चौहान फेमस रहता है। तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है, वो भी यहाँ पर आक्रमण करता है हमीरदेव चौहान पे। तो ये ध्यान रखना है, जालोर के चौहानों पर भी आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अटैक किया जाता है कानड़ देव चौहान पे। और 1320 में खिलजी वंश की समाप्ति के बाद में आपका अगला वंश आता है, वो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश है वो आपका 1320 ईस्वी से लेकर के आपका 1414 ईस्वी तक शासन करता है। तुगलक में आपको मोस्ट रहता है, जैसे बड़ा पर्सन के रूप में वो रहता है मोहम्मद बिन तुगलक शासक रहता है। और अगला इसमें है वो है आपका सैयद वंश। यहाँ से बड़ा पर्सन कोई नहीं बनता है, फिर भी सैयद वंश है, ये शासन करता है आपके 1414 ईस्वी से लेकर के आपके 1451 ईस्वी तक। इससे नीचे तक दिख रहा है क्या? अच्छा, इससे नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। सैयद वंश है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। इसे अगला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वो है आपका लोधी वंश, जिसमें आपने इब्राहिम लोधी जो फेमस सुन रखा है। लोधी वंश है आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक है वो आपका कौन है? लोधी वंश है। यहां तक क्लियर? तो देखिए, आपका सल्तनत काल में 5 राजवंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनमें मुख्यतः शासक कौन कौन से रहते हैं? तो खिलजी वंश में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन और रजिया सुल्तान। आपके खिलजी में जो गुलाम में रह गए वो तो खिलजी में रह गया आपका जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पर्सन बनता है।
तुगलक वंश में आपका बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक है जो पागल बादशाह के नाम से फेमस है। सईद वंश में बड़ा पर्सन कोई नहीं बनता है। लोधी वंश में बड़ा पर्सन आपका बन जाता है इब्राहिम लोधी, और इसके सामने आ जाता है बाबर। आपने यहाँ जीके के प्रश्नों को देखिए, जीके के प्रश्न क्यों मोस्ट रहते हैं, आपको जो प्रार्थना में लिखाए जाते हैं वो एक एक प्रश्न है, वह आपको आज पढ़ने में आपको एक एक ईंट साबित होंगी, नींव की ईंट साबित होंगे वो एक एक जीके के प्रश्न। यहां से आपका पूरा है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए 1451 से 1526 तक लोधी वंश है। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी के समय यहां पर कौन आ गया, विदेशी आक्रमणकारी। मैं इसको नीचे से थोड़ा मिटा देता हूं, यहां तक आपका क्लियर है। तो देखिए इस समय जो लोधी वंश है, लोधी वंश में आपका 1526 में आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है, और इधर से आपका आता है इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का शासक है, और इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है उस युद्ध को कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के तीनों युद्ध मुगलों के द्वारा लड़े जाते हैं। तो आपने ये तो पढ़ ही रखा है पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1526 में। किन के मध्य हुआ, बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था। तो देखिए पानीपत का युद्ध, अब ये युद्ध आपको अभी से क्यों पढ़ाए जा रहे हैं 9th 10th से, और किसी भी क्लास में हो यही युद्ध आपके फेमस रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया। ये पानीपत का युद्ध है, वो सभी तरीके से मोस्ट रहता है आपके 1 नंबर से भी, 2 नंबर 4 नंबर क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्यों रहता है, क्योंकि ये फेमस क्यों है इतना, क्योंकि यहां से सल्तनत काल का अंत हो गया। इसी प्रकार से त्रैन के युद्ध फेमस है, तो पानीपत के भी तीनों युद्ध फेमस है, क्योंकि तीनों युद्धों में यहां पर क्या होने वाला है, एक नया मोड़ आने वाला। और नया मोड़ आता है इसका मतलब वो युद्ध मोस्ट है, उसने इतिहास को नया मोड़ दिया है, नया चैप्टर दिया है। सल्तनत काल का अंत हो गया और स्टार्ट हो गया आपका मुगल काल या मुगल वंश का इतिहास, या आप कह सकते हैं मुगल काल। तो यहां से सल्तनत काल के 5 राजवंशों के द्वारा, वो पांचों एक दूसरे की पीढ़ी दर नहीं है, एक दूसरे को उन्होंने ओवरटेक किया है, उनको राजगद्दी से हटाया है। और इसी प्रकार से मुगल वंश के संस्थापक कौन हो गए, आपके बाबर। इसी साल 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। पानीपत लड़ा, महाराणा सांगा के साथ में खानवा लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा। चारों युद्धों के घाघरा मैदान नदी का क्षेत्र का है नाम है। तो इसमें पानीपत के और जो खानवा, चंदेरी और घाघरा, इन चारों युद्धों के बारे में, यानी बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, 4 नंबर का प्रश्न। इस चैप्टर से आपके वही जो फर्स्ट चैप्टर में आएगा वही आपका गणित यहाँ रहेगा। 4+1, एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आपके 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का प्रश्न इस साल मुगल वंश का पूछ लिया गया है। उससे पहले आपके अलाउद्दीन खिलजी का पूछ लिया गया, एक बार हमीरदेव चौहान का पूछ लिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका मुगल वंश के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि शायद आज तो आपके सिलेबस की बात हो पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि एक इतिहास का कालखंड है ये। तो सल्तनत काल यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा, ये मत सोच लेना कि सर ने तो पूरा पढ़ा दिया। सल्तनत काल है, एक एक वंश पढ़ाया जाएगा। आज इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए अपन को पता हो कि हमको जाना कहाँ है तो थोड़ी सरलता रहती है। आपको पता हो कि जोधपुर जाना है, अब जोधपुर जाना है तो किस रोड से जाना है, तो पूरे चैप्टर में अपना क्या रहेगा, बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाए तो ठीक रहेगा। तो पानीपत के युद्ध के साथ ही यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है मुगल वंश। और मुगल वंश में जो शासक हुए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहले शासक हुए हैं इसमें मोहम्मद बाबर। बाबर के बाद में इसी के पुत्र शासक हुए हैं हुमायूं। हुमायूं के बाद में शासक हुए हैं हुमायूं के पुत्र अकबर।
और अकबर के बाद में शासक हुआ है अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर के बाद में शासक हुआ है जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां के बाद में शाहजहां का पुत्र शासक हुआ है जो आपका रहता है औरंगजेब। ये मुख्यतः कंटिन्यू जो शक्तिशाली शासक रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब है वो मुख्यतः कुछ इतिहासकारों के अनुसार अंतिम मुगल बादशाह या इसके बाद में मुगल शासन है वो कमजोर हो गया था। इनका टाइम की अगर हम बात करें तो ये जन्म से अपनों को कोई मतलब नहीं है। 1526 में आया, 1530 तक इसने कंटिन्यू 4 युद्ध लड़े गया। हुमायूं आया 1530 से 1540 तक। 40 में क्या हो गया, एक नया बीच में राजवंश आ जाता है, कि जो मुगल वंश का ब्रेक टाइम है। ब्रेक क्यों हो गया, क्योंकि इस समय आपका आ गया सूर वंश। सूर का मतलब आपका क्या हो गया, शेर शाह सूरी। तो ये इस टाइम ब्रेक आता है, और इस ब्रेक में आपका सूर वंश, जिसमें शेर शाह सूरी पढ़ते हैं हम, जो आपका इसका राजवंश रहता है 40 से। शेर शाह सूरी तो 44 में कालिंजर अभियान में खत्म हो गया था, लेकिन लगभग इसका 1556 तक सूर वंश का टाइम रहता है। शेर शाह सूरी के बाद में अयोग्य शासक रहे थे, यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। इसके अयोग्य शासक रहे थे, तो उसमें हुमायूं के द्वारा क्या किया जाता है, बेराम खां को, जब हम प्रॉपर हुमायूं पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। बेराम खां को ये लेकर के आता है अफगान वाले क्षेत्र से, और यहाँ पर ये शेर शाह सूरी को हटा करके वापस क्या कर लेता है, मुगल वंश की स्थापना। और स्थापना करता ही है बेचारा 56 में क्या हो गई, इसकी सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कारण जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तब अकबर ऐसा माना जाता है कि पंजाब प्रांत का सूबेदार था, और 1556 में ये पंजाब से जब तक दिल्ली पहुंचा, तब तक क्या हुआ, यहाँ पर जो हिंदू शासक थे, जो अपने आप को विक्रमादित्य कहते थे, जिनका नाम था हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। अकबर का संरक्षक जो बेराम खां है, ये हुमायूं का सेनापति था। तो बेराम खां और अकबर तो इस समय 13 वर्ष का है, बेराम खां इसका सशक्त सेनापति था। इसके द्वारा शेर शाह सूरी के साथ में जो अटैक किया जाता है, वो बेटा आपका हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध। तो तीनों युद्ध हैं वो मुगलों के टाइम में होंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश की स्थापना हुई, मुगल वंश में एक बार ब्रेक आया, फिर पानीपत के द्वितीय युद्ध से फिर मुगल वंश की स्थापना हुई अकबर के द्वारा, इसलिए इसको दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। अब अकबर है वो पानीपत का हेमू विक्रमादित्य से 1556 ईस्वी में, पानीपत मैदान का नाम है, जगह का नाम है, इसलिए ये पानीपत के मैदान में लड़े जाते थे, इसलिए पानीपत। तराइन भी तराइन मैदान का नाम है, इसलिए तराइन के युद्ध है, घबराना मत। घाघरा भी मैदान का युद्ध है, खानवा भी जगह का नाम है। तो सभी जगह के हिसाब से, चंदेरी भी जगह का नाम है, जगह के हिसाब से युद्धों के नाम रखे गए हैं। तो इसमें यहां तक आपके क्लियर। तो ये देखिए 1605 ईस्वी तक शासन करता है। अगला जो आपका शासक आता है जहांगीर है, दीवाना था, 1605 से 1627 ईस्वी तक ये शासन करता है। आपका इसके बाद में 1627 से 1658 तक आपके शासक हो गया, वो हो गया शाहजहां, और 1658 या 57 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किसके द्वारा किया जाता है, औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। औरंगजेब के बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी का नाम था बहादुर शाह प्रथम, शासन करता है, जिसके बारे में अपन को कोई जानकारी नहीं रखनी है। बहादुर शाह प्रथम के बाद में अगला जो शासक आता है, उसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। वो शासक था अपना फर्रुखशेर। वो अपन को अगले चैप्टर में काम आएगा। आधुनिक भारत में जिस समय अंग्रेज आएंगे उस समय काम आएगा वो फर्रुखशेर। 1717 ईस्वी के अंदर आपका क्या करता है,
अंग्रेजों को 8 गांव हैं वो बिना किसी करके दे दिए थे, मात्र 3000 रुपये वार्षिक नजराने के रूप में। तो देखिए ये आपका था। और अंतिम जो मुगल बादशाह आपने सबने पढ़ रखा है, 1857 की क्रांति में, जो 58 में जिनको मारा गया था, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह है। तो औरंगजेब है वो अंतिम शक्तिशाली हैं। वैसे अंतिम का अगर आपका प्रश्न क्लियर करना आपको, तो आपको हो गया बहादुर शाह जफर, जो 57 की क्रांति के नेतृत्व करता रहते हैं। यहां तक अगर आपका क्लियर है तो आप मुझे बताएं कि क्लियर सर। ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्लियर। भवानी सिंह ओके, ज्योति नो प्रॉब्लम सर, रविंद्र चौधरी ओके। एक तो आप मैंने बताया किसी भी एक्स्ट्रा क्लास में आप भेज रिक्वेस्ट ना भेजें। रवीना ने 9th क्लास में भेज रखी बेटा। यहाँ तक सबके क्लियर है? ओके, बहुत ही अच्छी बात है रमेश। ओके, अब देखिए ये हमने सल्तनत काल पढ़ लिया, मुगल काल पढ़ लिया। अब इसके सामने जो आपके संघर्ष करने वाले राजस्थान के हैं और अपने दक्षिण भारत के हैं, यानी जो भारत के बोल लें, ये सभी विदेशी हैं। भारत के वीर योद्धा कौन कौन से वे हैं जिन्होंने इन सभी विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया है? तो उनमें आपको ये तो है नहीं, अपने पृथ्वीराज चौहान सिलेबस में नहीं है। अपना को याद रखना, एक तो हमीर देव चौहान जो आपके जलालुद्दीन खिलजी और आपके अलाउद्दीन खिलजी दोनों का सामना करते हैं, समझे। बाद में आपको याद रखना है अपने जोधपुर मारवाड़ के शासक वे थे मालदेव, जिन्होंने संघर्ष किससे किया था? शेरशाह सूरी से। गिरी सुमेल का युद्ध आपका 1544 में होता है। उसमें सामना किसके द्वारा किया जाता है? जोधपुर के शासक मालदेव के द्वारा किया जाता है, समझे। आगे देखिए जो सामना करने वाले हैं, तो इसी में मालदेव के बाद में अगर आपके देखना चाहो तो मालदेव के पुत्र आ जाएंगे आपके चंद्रसेन। और वैसे कंटिन्यू करें तो बाबर का सामना करेंगे आपके महाराणा सांगा, जिनको हम संग्राम सिंह कहते हैं। ये भी आपने 9th में पढ़ लिया है। महाराणा सांगा जो बाबर का सामना करते हैं। हुमायूं किसी से राजस्थान में युद्ध लड़ता नहीं है। अकबर का सामना किसके द्वारा किया जाता है? राव चंद्रसेन के द्वारा मारवाड़ में, और मेवाड़ में किया जाता है महाराणा प्रताप के द्वारा। महाराणा प्रताप आपके सिलेबस वाले बता रहा हूं। ऐसे तो अकबर का सामना महाराणा प्रताप के पिता ने भी किया है। इसका आपके शेरशाह सूरी का भी सामना किया है। तो ज्यादा फेमस आपके महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप है, वो अकबर से सामना करते हैं। राव चंद्रसेन है जो प्रताप से पहले सामना करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि मारवाड़ का अकबर किसे कहा जाता है, या प्रताप का अग्रगामी, आगे चलने वाला। पहले जन्मा हुआ क्या है? अग्रज। आगे चलने वाला क्या है? अग्रगामी। तो अग्रज बड़ा,
अग्रगामी आगे चलने वाला, यानी प्रताप से पहले चंद्रसेन ने अटैक सामना किया था, इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप आपका फेमस है, हल्दीघाटी युद्ध है। शाहजहां जहांगीर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके पुत्रों के द्वारा यहाँ पर अमर सिंह के द्वारा संधि कर ली जाती है। आपके औरंगजेब के टाइम दक्षिण भारत में हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो किसका सामना करते हैं? औरंगजेब का करते हैं, यानी आपका यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य। बाद में हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत के और विजयनगर साम्राज्य। और एक हमें पढ़ना होता है राजस्थान से संबंधित जयपुर के शासक जय सिंह और आपके राणा राव शेखा, शेखावाटी क्षेत्र के जो शासक हुए हैं राव शेखा, ये राजस्थान के हैं। और दक्षिण भारत में शिवाजी महाराज। और आपके बाद में इस चैप्टर में आपका आता है सिख धर्म। तो सिख धर्मों में इसमें इससे पहले राजा पढ़े जाते हैं, राजा रणजीत सिंह, और इसके बाद में सिख धर्म के सभी गुरुओं को हमें पढ़ना होता है। इतना बड़ा आपका लेसन है जिसके बारे में हमने आपको बताया आज के क्लास में इतना ही। कल की क्लास में आपके सबसे पहला राजवंश हमारा पढ़ाया जाएगा। वो कौन सा पढ़ाया जाएगा? गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, केकोबाद सब हैं, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आपके लिए क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आज का होमवर्क आपका कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आज हमने केवल अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास, संघर्षकालीन भारतीय इतिहास है जो आपका 1757 तक चलेगा। 1757 से लेकर 1947 तक आपका आधुनिक भारत है वो चलता। जल्दी करें, कमेंट जल्दी करें, क्लास है वो बड़ी हो जाएगी। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है। इस क्लास के वीडियो को आप एक बार फिर देखेंगे, क्योंकि आज का आपका होमवर्क यही है। आपको असाइनमेंट में आज कुछ नहीं मिलेगा। आज का होमवर्क आपका होगा इस क्लास को दोबारा से आपको देखना है, ताकि आपके पूरा लेसन है वो आगे लेसन में कोई डाउट नहीं बने। आज के लिए इतना ही।